हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत करता हूं आपका आज के इस न्यू क्लास में। एंड आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। ठीक है, तो ऑब्वियसली आपको क्लास काफ़ी डिले मिल रही है क्योंकि 2-3 दिन 4 दिन आई थिंक मैंने क्लास नहीं ली, बिकॉज मेरी जो तबीयत है वो सही नहीं थी। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ भैया थोड़ा बचा कर रहिए, क्योंकि ठंडी है तो अच्छे से रहेंगे तो ठीक है, नहीं तो अगर कहीं तबीयत ख़राब होती है तो उससे आपका 2-4 दिन वेस्ट चला जाएगा। तो अच्छे से रहिए, बचा कर रहिए और फिर अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक है, तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं भैया। तो आज पहला लेक्चर है हमारा इस चैप्टर का, चैप्टर 4 का। तो आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट जो भी होते हैं, जो भी पूछे जाने वाले हैं। और आज का क्लास और कल का क्लास, 2 क्लास हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे और इसी तरीके से फिर आगे इस क्लास को बढ़ाते रहेंगे। तो चलिए, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है कि निम्न में कौन सी द्विघात समीकरण है। तो भैया द्विघात समीकरण में से कौन सा है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। एंड ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल ही पूछ लिया जाता है, लगभग एक सेट में तो पक्की बात है पूछा ही जाएगा ये क्वेश्चन। तो भैया द्विघात समीकरण चैप्टर का ही नाम है आपके, तो चैप्टर का नाम है तो पहले आपको पता होना चाहिए द्विघात समीकरण क्या है। 2 कंडीशंस हैं बस द्विघात समीकरण होने की। पहला तो ये भैया जो चर की मैक्सिमम पावर है, मैक्सिमम पावर की बात कर रहा हूँ, अधिकतम घात, वो 2 होनी चाहिए। और दूसरा वो जो घात है, जैसे घात यहाँ पे 2 है, घात हमेशा पूर्ण संख्या होनी चाहिए चर की। जो चर यूज होता है किसी बहुपद या समीकरण में, उसकी जो क्या बोलते हैं, उसकी जो घात है वो हमेशा पूर्ण संख्या होनी चाहिए। बस इन्हीं 2 पे हम चेक कर सकते हैं कि वो द्विघात समीकरण है कि नहीं। आइए देखते हैं। सबसे पहला, चर मतलब एक्स वाई जेड ए बी सी डी जो भी इस तरह से दिया हो। तो भैया चर की अधिकतम घात 2 पहले चेक करनी है। तो भैया सबसे अधिक घात तो यहाँ पे सबसे अधिक 2 है, बात तो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, दूसरे नंबर पे चेक करना कि भैया घात जो है पूर्ण संख्या होनी चाहिए। घात यहाँ पे 2 है, सही है। क्या यहाँ पे घात पूर्ण संख्या है? यहाँ पे जो घात है 1/2 है, क्योंकि करड़ी को जब सॉल्व करते हैं तो ये 1/(x⁴1/2 आ जाएगा, जो कि भिन्न हो गया, भिन्न हो जाए, ऋणात्मक संख्या हो जाए। तो भैया ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहे, तो भैया ये अपना आंसर नहीं होगा। पूर्ण संख्या का मतलब होता है जो 0 से लेकर के इनफाइनाइट, 0 1 2 3 4 ऐसे चलती जाती है। ठीक, अगर आपकी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई ही नहीं करे तो समीकरण ही नहीं है। बात द्विघात की तो वैसे ही नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए जैसे लिखा है 2x + का 1 = 0, तो भैया पूर्ण संख्या, देखिए पावर तो पूर्ण संख्या है लेकिन मैक्सिमम पावर 1 है, 2 नहीं है। तो ये समीकरण तो है बट ये रैखिक समीकरण हो जाएगी, द्विघात नहीं होगी। इस तरह से होता है। दूसरा चेक करते हैं, तो यहाँ पे x⁴1 है, यहाँ पे भी x⁴1 है। अब आपको लग रहा है भैया बात तो सही है, x⁴1 यहाँ पे भी x⁴1 जो कि पूर्ण है, यहाँ पे भी x⁴2 ये भी पूर्ण संख्या है। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई और मैक्सिमम पावर 2 ही दिख रही है, ये भी सेटिस्फाई होगी। भैया यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा ही? बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत, ये आंसर हो ही नहीं सकता। एक बात का ध्यान रखिएगा, ये जो चर है वो नीचे नहीं होना चाहिए हर के रूप में, उसे अंश के रूप में ही कन्वर्ट करके हमको चेक करना होता है। इस बात का ध्यान दीजिए। ये नीचे है ना, इसको पहले ऊपर लाओ, इसको आप ऊपर लाओगे तो भैया x⁻−1 आ जाएगा। आखिरकार x⁻−1 को ही तो आप 1/x लिखते हैं, 1/x⁴1 पावर को प्लस बनाने के लिए, तो x⁻−1 हो जाएगा। तो भैया ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं होगा, गलत। तीसरा चेक कर लेते हैं भाई। तो देखो यहाँ पे सही है, यहाँ पे फिर आपका दिक्कत हो गया, 1/(x⁻2) लिखा है। अगर यह चीज़ 1/में ना होकर सिर्फ x⁻2 होता तो भैया ये कंफर्म हो जाता, ये आंसर सही हो जाता। बट यहाँ पे x⁻2 जो है, अगर इसको हम ऊपर लेकर जाएंगे तो x⁻−2 हो जाएगा, जो कि वापस से पूर्ण संख्या नहीं है, पावर -2 पूर्ण संख्या थोड़ी है। तो ये भी अपना द्विघात समीकरण नहीं होगा। बचा ये, तो अब सीधी सी बात है, आप इसी पे टिक लगा दोगे, 100% ऐसे टिक लगाओ। बाकी सॉल्व करना बता देता हूँ, एग्जाम में ऐसे तो किया जाता है। आइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें चेक करना पड़ेगा अभी। तो a-b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला यहाँ पे बन रहा है, क्योंकि a-b दिया है और ऊपर होल स्क्वायर दिया है, तो वो फार्मूला हम लोग लगा लेते हैं एक बार। तो a-b का होल स्क्वायर क्या होता है बताइए, a-b का होल स्क्वायर क्या होता है? एक मिनट, a-b का होल स्क्वायर होता है a² यानी x का स्क्वायर प्लस b² यानी 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, a² + b² माइनस का 2ab, तो माइनस का 2, a की जगह पे x है यहाँ पे और b की जगह पे 1 है, तो 1 लिखो ना लिखो कोई मतलब नहीं।
गुणा में ही तो आ जाएगा सब। ठीक, तो यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, और इधर क्या था, इधर तो अपना चल रहा है 2x स्क्वायर माइनस का 5x। आप इस पूरे को देखकर बताइए, क्या आपको कहीं चर की घात जो है वो पूर्ण संख्या नहीं दिख रही है? चर की घात 2, चर की घात 1, चर की घात 2, यहाँ पे भी चर की घात 1, सभी पूर्ण संख्याएं हैं, और मैक्सिमम पावर जो दिख रही है वो सिर्फ 2 दिख रही है, यानी ये हमारा पक्का आंसर होगा। तो इतना भी सॉल्व करके आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बट आप अगर इसको पूरा सॉल्व करना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं है, बट आपको एग्जाम में नहीं सॉल्व करना है इतने पे आपको क्लियर दिख रहा है। मैं वैसे सॉल्व करवा देता हूँ इसको। तो देखिए 2x स्क्वायर ऑलरेडी इधर है, इसको इधर भेज लीजिए तो माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस का 5x इधर ऑलरेडी है, अब इस वाले को इधर भेजते हैं बराबर के, तो प्लस का 2x हो जाएगा, और बराबर, अच्छा प्लस 1 बच गया तो इसको भी इधर भेज लेते हैं, तो माइनस का 1 बराबर की उस तरफ सिर्फ 0 हमने छोड़ा। अब क्या होगा भाई, 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर जाएगा, घट रहा है ना, तो सिर्फ एक्स स्क्वायर बच जाएगा, और माइनस का 5x प्लस का 2x तो घट जाएगा, 5 में से 2 गया तो 3x बच जाएगा, बड़े वाले नंबर का चिन्ह यानी माइनस, और माइनस का 1 है तो माइनस में लिख दीजिए, बराबर में 0। ये आपका टोटली सॉल्व हो गया ये। अब यहाँ से भी आप बता सकते हैं भैया द्विघात समीकरण ये है। ठीक है, तो होप करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करेगा एग्जाम में कि ऑप्शंस चेंज कर देगा, बाकी क्वेश्चन ये पूछेगा। ऑप्शन ये भी हो सकता है कि हर सेट में ना पूछकर एक सेट में पूछे, या हर सेट में भी पूछा जा सकता है। तो ठीक है, आप लोग फिर पढ़ते रहिए इस तरह के क्वेश्चन को, तो बिल्कुल सॉल्व करिए। एंड आइए अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। उसके लिए थोड़ा सा हमको एक सूत्र देखना पड़ेगा, तो पहले उसको हम लोग, तो अब आपके सामने एक कुछ दिख रहा होगा, द्विघातीय सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र। ये क्या होता है एक्चुअली, इसका काम क्या होता है पहले आप समझ लीजिए। जैसे आप क्या करते हैं, गुणनखंड करके आपने निकालना सीखा हुआ है, समीकरण का मान निकालना बोल लीजिए या मूल निकालना बोल लीजिए, एक ही चीज़ होता है। तो गुणनखंड विधि से मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि कैसे एक्स या वाई के मान निकालते हैं, यानी उनके हल निकालते हैं। तो कभी कभी जो मध्य पद को तोड़कर हम निकालते हैं गुणनखंड विधि से, कभी कभी मध्य पद को हम नहीं तोड़ पाते हैं, तो उस रीज़न से हम इस सूत्र को यूज़ कर सकते हैं। तो ये गणितज्ञ थे श्रीधराचार्य जी, तो उनके नाम पर इस सूत्र का पूरा नाम पड़ गया, जो कि होता है, अगर x से इसको डिनोट करें द्विघातीय सूत्र, तो x बराबर होता है माइनस का b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a। ये होता है द्विघातीय सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको काम आएगा। अब x तो भैया इसको डिनोट कर रहे हैं इस सूत्र को, x का कोई मतलब नहीं, मतलब x निकालना होता है। यहाँ पे जो a b c जो है वो आपको ऑलरेडी पता होगा, मैंने ऑलरेडी बताया है। जैसे अगर यहाँ पे 5x स्क्वायर लिखा है प्लस का 2x प्लस का 8 बराबर में 0 है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था ना, x स्क्वायर का जो गुणांक होता है उसे हम बोलते हैं a, x का जो गुणांक होता है उसे हम बोलते हैं b, और जहाँ पे बच जाता है यानी x पे पावर 0 का गुणांक वो होता है c। तो जस्ट रिवीजन है, x स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे 5 है, x का गुणांक यहाँ पे +2 है तो +2 ही लिखेंगे, -2 होता तो -2 लिखते, इस बात का ध्यान दीजिए। यहाँ -5 होता तो -5 आता, चिन्ह के साथ आता है। एंड x पे पावर 0, यहाँ पे कुछ नहीं तो x पे पावर 0 होता है, उसका जो है +8 तो 8 लिख देंगे, तो ABC कन्फर्म हो गया होगा। तो ये है श्रीधराचार्य सूत्र, इसका हमें यहाँ पे कोई यूज़ नहीं है, बट हमको जो यूज़ है वो इस चीज़ का यूज़ है। क्या है एक्चुअली, इस चीज़ को हम डिनोट करते हैं D से, और इसको एक्चुअली बोलते हैं विविक्त कर। क्या बोलते हैं? विविक्त कर। विविक्त कर आप बोल दीजिए, या शॉर्ट में इसको डी से डिनोट कर सकते हैं। ये जो होता है वो हमारा होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac, यहीं से निकल के आता है, बस इतना, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, इतना ही होता है हमारा विविक्त कर। तो विविक्त कर क्या होता है अभी आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन में एक्चुअली विविक्त कर कहता है, कोई एक समीकरण देगा और बोलेगा भैया इसका विविक्त कर ज्ञात कीजिए। उसके लिए आपको a, b और c निकालना होता है, जो कि मैंने बता दिया कैसे निकलेगा। फॉर्मूले पे वैल्यू रखिए, विविक्त कर प्राप्त करिए। तो बस इसका यूज़ है यहाँ पे। ये जो है वो हम जब लघु उत्तरीय या दीर्घ उत्तरीय करेंगे तो उसमें इसका यूज़ पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो आइए अब क्वेश्चंस को देख लेते हैं इसके यूज पे। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो कुछ चीज़ें और हैं, कुछ कंडीशंस हैं, तो उनको हमको पढ़ लेना चाहिए। देखिए, तो सबसे पहले बता दूं कि d बराबर क्या होता है, अभी मैंने लिखा था, इरेज कर दिया। d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac, d का मतलब होता है विविक्त कर। अब देखिए हम d की वैल्यू निकालते हैं क्योंकि क्वेश्चन में पूछता है ऐसा। अब अगर कुछ कंडीशन है, 3 कंडीशन इनको आपको याद रखने होंगे। सबसे पहला कंडीशन कि अगर d की जो वैल्यू है
अगर हम डी निकाल रहे हैं, विविक्तकर निकाल रहे हैं, वो बड़ा आ जाए 0 से, यानी 0 से बड़ा यानी प्लस 1 2 3 4 5 6 ये सब प्लस में है मान उसका, तो उस केस में जो उसका मूल होता है, जो मूल की प्रकृति होगी उसकी वास्तविक मूल निकलता है और असमान मतलब अलग अलग मूल निकलते हैं। दूसरी तरफ है कि डी अगर बराबर आ जाए 0, अगर हम डी निकाल रहे हैं किसी समीकरण के लिए और वो 0 आ गया, 0 के बराबर आ गया, तो क्या होगा भाई, अगर 0 के बराबर आ गया तो उसका मूल की जो प्रकृति होगी, मूल मतलब जो दो हल निकलते हैं वही मूल होता है, वो वास्तविक एक तो निकलेंगे और समान, यानी दोनों के दोनों मूल सेम होंगे। ठीक। तीसरा कंडीशन है भैया कि अगर डी जो है छोटा हो जाए 0 से, यानी 0 बड़ा है डी से, इसका मतलब डी जो है ऋणात्मक संख्या होगी, -1 -2 -3 -4 ये सब। तो इस केस में जो डी का जो मूल निकलेगा वो काल्पनिक यानी वास्तविक, कोई वास्तविक मूल नहीं निकलेगा। और वास्तविक काल्पनिक क्या होता है मैं बताता हूँ आपको, जैसे 3 4 रूट में 2, ठीक है, ये सब वास्तविक संख्याएं होती हैं। काल्पनिक संख्या क्या होता है, जैसे रूट में लिख दूँ -2, तो इसका रूट आप नहीं निकाल सकते, ये पॉसिबल नहीं होता है निकालना। रूट में -5, ये भी काल्पनिक संख्या होती है। आयोटा, अब भाई देखो इन सबको आयोटा से मतलब डिनोट कर सकते हैं, ये भी काल्पनिक संख्या होती है। फिलहाल ये आपको अभी इतना जानने की जरूरत नहीं है। काल्पनिक का मतलब होता है जो हम इमेजिन करते हैं संख्याओं को, ठीक है, तो वो वास्तविक संख्याएं नहीं होती हैं। तो बस कंडीशंस आपको याद रखनी है। अगर डी जो है 0 से बड़ा है, यानी डी जो है धनात्मक है तो उसका मूल वास्तविक आएगा और असमान यानी अलग अलग मूल आएंगे। दूसरा, अगर डी 0 के बराबर आ गया तब भी मूल उसका वास्तविक ही रहेगा, बट जो उसके मूल निकलते हैं वो समान यानी सेम निकलते हैं। और यही इकलौता कंडीशन है, अगर डी ऋणात्मक हो गया, ऋणात्मक का अर्थ हो गया 0 से छोटा, तो उस केस में भैया काल्पनिक मूल आता है, फिर इसका कोई वैसे मतलब ही नहीं निकलेगा, इसका मूल निकलेगा ही नहीं, वो काल्पनिक ही निकलेगा। तो ठीक है, तो आइए अब फिर क्वेश्चन देख लेते हैं कि भैया क्वेश्चन क्या है एंड इसके बेसिस पे सॉल्व करेंगे। तो इसको आप याद रखिएगा, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है कि द्विघात समीकरण 3x² - 4x + 4/3 = 0 का विविक्तकर है। तो विविक्तकर का मतलब वही डी जो मैंने अभी आपको बता दिया उसका फार्मूला, तो बस फार्मूला रखिए, वैल्यू निकालिए। तो डी बराबर क्या होता है एक बार बताएं आप, डी बराबर होता है b² - 4ac। तो आपको a b c ही निकालना है बस, और कुछ नहीं। समीकरण जो दिया होगा उसमें a b और c निकालना होगा, जो कि मैंने आपको बता ही दिया कैसे निकालते हैं। x² का गुणांक होता है a, x का गुणांक होता है b, a यानी 3, b यानी कि -4, और जो बच जाता है यानी x⁻0 का गुणांक वो होता है c। कुछ करना नहीं है, वैल्यू उठाइए, इसमें रखिए, मान निकालिए। चलिए, तो सबसे पहले b का स्क्वायर, तो भैया b का स्क्वायर माने -4 का स्क्वायर, b क्योंकि -4 है तो -4 लिख देंगे, स्क्वायर स्क्वायर लगा दीजिए, माइनस है फिर माइनस लिख दीजिए, 4 है 4 लिख दीजिए, a की जगह a लिख दीजिए, मतलब a का मान 3, ओके। एंड गुणा में c की जगह पे क्या लिखेंगे, 4/3 प्लस का। अब प्लस लगाया नहीं जाता, प्लस तो माना ही जाता है, वो है ही। अच्छा, बीच में गुणा क्यों लगा, क्योंकि बीच में कुछ ना सिंबल है तो गुणा ही लग जाएगा, ठीक। इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो -4 का स्क्वायर मतलब -4 गुणा -4 जो कि हो जाएगा प्लस का 16, और माइनस से माइनस लगा दीजिए, 3 से तो 3 कैंसिल आउट, और 4 का 4 में 16। क्या आप बता सकते हैं आंसर क्या आ सकता है? एक्सपेक्टेड आंसर, एक्सपेक्टेड नहीं रियल आंसर, जो कि है 16 में से 16 क्या है 0। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आइए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो प्रश्न 3 है कि समीकरण 3x² - 4x - k = 0 का विविक्तकर 88 है। तो भैया k का मान बताइए। अब देखिए इस बार विविक्तकर यानी d हमको दे दिया है, d की वैल्यू, और k का मान पूछ रहा है जो कि यहाँ पे छिपा बैठा है। आइए, तो भैया फार्मूला तुम्हारे पास वही है कि d बराबर b² - 4ac। यहाँ पे a जो है ये 3 जो है हमारा a है, माइनस का 4 ये है b, इस बार जो माइनस का k है वो हमारा c के रूप में आया है, और इसी की वैल्यू भी निकालनी है। कुछ करना नहीं है, मान रखते जाइए। सबसे पहले भैया d यानी विविक्तकर का मान 88 दिया है, तो रख दीजिए, d की जगह पे 88 आ गया, बराबर b का स्क्वायर, b यहाँ पे क्या है, अच्छा x का गुणांक b, माइनस का 4, तो माइनस का 4 का स्क्वायर करना है, वही सेम पहले क्वेश्चन में -4 था, -4 का स्क्वायर, और फिर माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, 4 है तो 4 लिख दीजिए, a और c, तो a यहाँ पे 3 है, गुणा में a यानी 3, c की जगह पे माइनस का क्या आएगा गुणा में, ये हमने
वैल्यूज सारी पुट करनी। अब सिर्फ के का मान निकालना है तो थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। आइए देखते हैं। 88 इसको ऐसे रहने दीजिए, बराबर में 4 का स्क्वायर वही 16 ही आ जाएगा, और माइनस का देखो यहाँ पे 4 का 3 में 12, और 12 का माइनस के में तो माइनस का 12 के हो जाएगा। यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है और माइनस का 12 के इधर आ गया, तो ओवरऑल प्लस का 12 के आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 16 को इस तरफ भेजेंगे तो भैया 16 प्लस था इधर आके घटाने में चला जाएगा, यानी घट जाएगा। तो 88 में से जब 16 जाएगा तो इधर 72 बच जाएगा, और बराबर में इधर 12 के बच जाएगा, यानी ओवरऑल 72 बटे में 12 आ गया, और इधर के बच गया। वो कैसे, वो ऐसे कि 12 गुणा करा था, इधर भाग करेगा। यही तो आप के की वैल्यू अकेले, मतलब के को अकेले तो छोड़ते हैं जिसकी वैल्यू निकालनी है। तो के बराबर आ जाएगा 72 बटे 12, जो कि ऑप्शन में नहीं मिलेगा, मतलब सिंप्लीफाई करके ही मिलेगा। तो 12 का पहाड़ा पढ़िए, 12 का 12 12 24 ऐसे पढ़ते जाए तो कितने बार में, 6 बार में ये कट जाएगा, यानी के की जो वैल्यू निकल के आ गई है वो है 6। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ठीक है, तो इस तरह के जो तमाम क्वेश्चन आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अभी और कई क्वेश्चंस हैं ऑब्जेक्टिव के, तो उनको हम कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। और बहुत लॉन्ग वीडियो नहीं बना सकता मैं, आपको पता है क्यों, अगर आप सारे लेक्चर्स देख रहे हैं तो आपको पता होगा क्यों। तो कल की क्लास में मिलते हैं, और कल सारे ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करके फिर हम चलेंगे अपने सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तरफ। तो चलिए मिलते हैं आप कल आपसे।